हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लास्ट शिफ्ट जो 2023 में आपकी हुई थी एमटीएस की। अब ये वो इंग्लिश के क्वेश्चन है जो आपके 2023 की शिफ्ट में आए थे बिना टाइम वेस्ट के। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपके, ये कैसे हेल्प करेंगे आपको इस साल एमटीएस क्रैक करने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश है आपकी, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके 75 मार्क्स के हैं और ये 75 मार्क्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड फ्यूड। एक और बात, जो बच्चों के लिए नए हैं तो मैं बता देता हूं, कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होता कि एंटोनियम सिनोनियम्स में भी कुछ फर्क होता है। कि सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची यानी कि उसी की सेम मीनिंग है, और एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द यानी कि अपोजिट, यानी कि जो फ्यूड है। अब हमें इसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो अब बात ये आती है कि एक्चुअल में ये फ्यूड होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि वोकेबलरी बहुत मेन रोल प्ले करती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि अगर आपकी वोकैब क्लियर होगी तभी आप अच्छे तरीके से इसको क्या कर पाओगे, आप प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग कंफ्लिक्ट। लॉन्ग स्टैंडिंग कंफ्लिक्ट का मतलब होता है बहुत लंबे समय से टकराव होना। ये किसी इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है या फिर ग्रुप में भी हो सकता है, किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो फ्यूड का मतलब अब आपको पता लग चुका है। अब हम बात करते हैं ये चारों वर्ड में से एक्चुअल में जो इसका अपोजिट मीनिंग है वो क्या है। तो जो ग्रॉस होता है, ग्रॉस का मतलब आप कह सकते हो कि अनप्लीसेंट, अशांत। जो पैरल होता है, पैरल का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है इमीडिएट या सीरियस डेंजर, सीरियस डेंजर। हार्मनी, हार्मनी मतलब आप कह सकते हो साथ देना। ठीक है ना। और विगर्स, विगर का मतलब भी आपको कह सकते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ या एनर्जी के लिए यूज होता है, एनर्जी के लिए। तो दैट हमारे पास जो एक ही वर्ड ऐसा है जो इसके लिए बेस्ट है और वो है हार्मनी, दैट इज, जिसका मतलब है लगभग साथ देना। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आंसर है वो सी होगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज अ ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हीड टू माय वर्ड्स। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। अब आपको क्या बताना है, इसके अंदर से आपको एरर बताना है। अगर आपको पता हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा हो तो आपको इसका आंसर पता होगा, और अगर नहीं पढ़ रखा तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे प्रॉपरली एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली वो रूल क्लियर हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला जो मतलब एरर होगा विद इन सेकेंड्स के अंदर किया जा सकता है। यहाँ से आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाइए जिससे आप रीजनिंग और मैथ में खर्च कर सकें उस टाइम को। तो जो आपका एरर होगा शी डू, यानी कि यहां पर डू नहीं आएगा, डू की जगह क्या आएगा, डज आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। तो शी क्या है, सिंगुलर है, और डू प्लूरल के लिए लगता है। तो डू की जगह क्या आने वाला है, डज आने वाला है। पे हीट टू माई वर्ड, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको काट देंगे। ऑल थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स हैपन, ये भी कट जाएगा। नो एरर, ये भी नहीं होगा, बिकॉज शी डू नॉट, यानी कि एरर हमारा किसके अंदर है, डी के अंदर, यानी आंसर हमारा डी ठीक होने वाला है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी अ सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन segment in the given sentence, professor that I will be late for the lecture.
ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करना है और बताना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो लाइन है ये इनडायरेक्ट स्पीच को शो करती है। कैसे पता लगेगा इनडायरेक्ट स्पीच को? क्योंकि यहां पर आ रहा है सेड दैट। अब अगर सेड दैट आ रहा है तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच है तो हमें यह बात याद रखनी है, जो विल बी है विल बी चेंज होके क्या बन जाएगा, वुड बी में। तो पहले में शेल बी लेट नहीं होगा, गलत है ये। ही इज लेट फॉर द लेक्चर, ये भी गलत होगा। ही विल बी लेट फॉर द लेक्चर, ही मे बी गलत होगा। इसका आंसर जो ठीक होगा वो होगा सी, ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड सेपरेट, एकोमोडेट, डेफिनेटली, एम्ब्रस। वैसे आपको बताना है कि इसके अंदर किसकी स्पेलिंग गलत है। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन नंबर डी है उसकी स्पेलिंग गलत है। एम्ब्रस के अंदर की सही स्पेलिंग क्या होगी, इसका सही स्पेलिंग सिर्फ जनरली ये मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपका डबल आर आना है, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और वोकेबलरी के लिए बता दूं, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है शर्मिंदा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक का मीनिंग समझ लेते हैं पहले इडियम्स का, कि एग्जैक्टली जो इसका मीनिंग होता है वो होता है ऑन द स्पॉट सेल हो जाना, इमीडिएट सेल आउट होता है इसका मतलब। तो यहां पर सेल लाइक हॉट केक्स, सेलिंग केक्स नहीं होगा, क्विक सेल आउट नहीं होगा, क्विक सेल आउट होगा इसका, ईटिंग हॉट केक नहीं होगा, बीइंग इग्नोर्ड, बीइंग इग्नोर्ड भी इसका नहीं होगा। जनरली इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, क्विक सेल आउट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम बात करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एंड्रू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो मार्क होना था, इसके अंदर मार्क विल प्लेइंग पे होना था। विल प्लेइंग की जगह यहां पर कौन सा बेस्ट आ सकता है, आर प्ले। पहले मैं आपको बता दूं, अगर विल प्लेइंग है तो विल का मतलब तो फ्यूचर में चला जाता है, और अगर प्लेइंग लगा है तो यहां पर विल बी लगेगा। तो विल बी का तो कोई ऑप्शन है नहीं, इट मींस विल नहीं लगेगा। अब यहां पर आर प्ले द नहीं लगेगा, क्योंकि एंड्रू क्या है, सिंगुलर है, आर प्लूरल के लिए लगता है, आर प्ले भी नहीं लगेगा। इस प्लेइंग लगेगा, इस प्लेट नहीं लगेगा। इस प्लेइंग क्यों लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, इसके अंदर ये टेंस का रूल लगने वाला है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स। हार्दिक पांड्या हिट फोर्स, यहां पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। यहां पर जनरली इस पोर्शन पे यहां पर ब्लैंक्स है। हार्दिक पांड्या हिट फोर ब्लैंक एंड स्कोर 72 रन इन द मैच। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है हर मैच में लगातार, हर मैच की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये पहला तो गलत हो गया। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि वो एक के बाद एक बाउंड्री लगा रहा था, अभी तक के लिए ये ठीक है। ऑनगोइंग नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कि लगातार वो बाउंड्री मार रहा था, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है और ये है भी नहीं इसमें। तो इसका एक ही आंसर होगा कॉन्जिक्यूटिव, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द सेंटेंस द नो स्पेलिंग एरर। अब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर स्पेलिंग गलत नहीं है। द डॉक्टर, पहला ही वर्ड गलत हो गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर प्रिस्क्राइब्ड होता है, और यहां पर किसकी कमी है, सी की कमी है, तो पहला गलत। द डॉक्टर, अब यहां पर सी है, एस की कमी है, तो बी भी गलत, छोड़ देते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड यहां तक ठीक है। सम मेडिसिन द एलिवेट, अब ये एलिवेट यहां पर गलत है, क्योंकि एलिवेट के अंदर डबल एल आता है, तो टी भी गलत है। डी चेक करते हैं। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू द, देखा यहां पर डबल एल आया, माई प्रेजेंस कफ विच हैज बीन बॉदरिंग मी फॉर डेज, यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर नंबर डी ठीक होने वाला है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Select the most appropriate synonym of the bracket word the following sentence to fill in the blank. The athlete
perseverance and the mental toughness facilitate her the overcome the adversity and the achieve her goals. अब हमें यहाँ फैसिलिटेट के लिए एक बेस्ट सिनोनियम देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फैसिलिटेट होता है हमारा, जो फैसिलिटेट होता है इसका मतलब होता है समथिंग इजी। अब रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है रोकना, तो ये वर्ड तो नहीं होगा। इनिबेट का मतलब होता है समथिंग इजियर, तो इसके लिए अभी तक ये वर्ड ठीक है। लिमिटेड का मतलब होता है कंट्रोल करना, ये नहीं होगा। और हिंडेड का मतलब होता है मेक अ डिफिकल्ट, तो ये भी नहीं होगा। इसका एक होगा आंसर, दैट इज बी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन द स्प्लिट 4 सेगमेंट। अब आपको ये पूरा पढ़ के आपको क्या करना है, इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो मैं पढ़ता हूँ। थ्रू आउट द माई करियर एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरी, इंटरव्यू numerous and the individuals which allow me to share the important information insights with my readers. मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा सेंटेंस क्या है, पास्ट में है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो वर्ब है, यानी कि ये यहाँ पर मुझे नजर आई वर्ब अलाउ मी, तो अलाउ को मैं क्या करूंगा, अलाउड करूंगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पर क्या है, टू शेयर द इंफॉर्मेशन द इनसाइट, ये नहीं होगा, गलत। कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, ये भी नहीं होगा। took out my career as a journalist, ये भी नहीं होगा। interview numerous individual which the allowed, इसका क्या होगा, allowed me। यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें थोड़ा गलत टाइप हो गया था, that is allow me, यानी कि allow me इसलिए क्योंकि ये past tense में रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पर हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर ग्रामेटिकल एरर। हरीश से दैट हिज सिस्टर ऑफ टू प्ले हारमोनियम। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिल्कुल एरर है हारमोनियम में, क्योंकि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उन सब के आगे क्या आता है, द, जैसे द गिटार, द हारमोनियम, आप यहाँ पर इतना मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये जो फॉलोइंग केस है हमारा, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन है इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट यानी कि इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें लेना है एन एब्सोल्यूट। आप पायरेटेड, पायरेटेड इसके लिए बहुत बेस्ट वर्ड है क्योंकि इनलीगली कॉपी है। इनलीगल, पायरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज का बिल्कुल कॉपी करना, वो भी इनलीगली तरीके से। ये मोस्टली जो वर्ड है पायरेटेड, ये मूवीज के लिए यूज होता है, जब हॉल में जाके लोग उसको एक रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको सस्ते दामों में बाहर बेच देते हैं या फिर लीक आउट कर लेते हैं बाय वेबसाइट, तो यहां पर हम उसके लिए पायरेटेड वर्ड यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इस फ्लिंडा बैंक के बारे में। द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नाउ डैश द एक्सेप्ट द डिक्लाइन द ऑफर। अब यहां पर हमें ना इन चारों में से बेस्ट तरीका लेना है, बेस्ट इडियम्स लेने हैं। पेनी फॉर योर थॉट्स। पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब क्या है कि तुम कहीं और सोच में डूबे हुए हो, तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं रहेगा, इसको गलत कर देते हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब बॉल क्या है, आपके पाले में है, यानी कि सब कुछ आपके फेवर में है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको मूव करना है। तो यहाँ पर अभी तक ये ठीक है, आगे दो पढ़ लेते हैं। पुल योर बैक, टांग खींचना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। गेट योर एक्ट टुगेदर, अपने आप को संभालना जिससे सारी चीजें के बैलेंस हो सके, रह सके। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नाउ द एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर, यानी कि अब बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि अब सब कुछ जो मूवमेंट है वो आपके हाथ में है, यानी कि इसलिए बेस्ट बी होगा। बाकी ये सी और डी नहीं होंगे और ए भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ओबरन डज नॉट लाइक द वे द डेमेटेरियस टू हेलिना। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सिंपल है ये, क्योंकि ये सिंपल टेंस का रूल है, जहां पर आपका सब्जेक्ट के साथ जो होता है एस और ई एस लगता है। तो जो डिमेटेरियस है वो आपका सब्जेक्ट है, और यहां पर आपका टॉक नहीं होगा, टॉकिंग नहीं होगा, टू टॉक भी नहीं होगा, सिर्फ टॉक्स होगा, क्योंकि यहां पर आप सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, select the most appropriate meaning the given idiom. Let's sleeping dogs.
अब लेट स्लीपिंग डॉग का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि जो सिचुएशन है उसको एज इट इज रहने दो, उसको छेड़े ना। जैसे अगर हम बात करें, कभी कभी हम पुराने मुद्दे उठा लेते और उनको ना छेड़ा जाए तो बेटर होता है। तो यहाँ पर आप लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब है कि जो एज इट इज है आपको एज इट इज वहीं रहने दीजिए। To let the somebody slip, to fall sick the intentionally leave a existing situation as it is, to care for the pet। मतलब ए बी और डी आपका नहीं होगा, आपका जो होगा लीव द एक्सिस्टिंग सिचुएशन, आप उसको छोड़ दो जैसा है उसको एज इट इज रहने दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है इसके अंदर। अ केज मेड फॉर बर्ड्स, जो केज होता है जो बर्ड्स के लिए बनाया जाता है, उसको एग्जैक्टली हम क्या वर्ड कर सकते हैं। तो मैं चार वर्ड है हमारे पास। एक्वेरियम, एक्वेरियम जो होता है मेनली मैं आपको बता दूं, एक्वेरियम जो होता है वहां ये उनके लिए यूज होता है जहां पर वाटर एनिमल्स या फिर प्लांट के लिए यूज होता है ये, ठीक है। अपेरी, अपेरी आप कह सकते हो कि जहां पर बर्ड्स रहते हो, ठीक है। एंड एवियरी, एवियरी हमारा जो होता है जहां पर बीस होती हैं। और अरीना, अरीना उनके लिए यूज करा जाता है जहां पर आप एक्टिविटीज करते हो और कुछ मतलब जहां पर एक्टिविटीज किसके लिए होती है, एनिमल्स के लिए होती है। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज द अपियरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट द सिनोनिम्स और रिपल्सिव। जो रिपल्सिव होता है हमारा, इसका मतलब होता है वेरी अनप्लीजेंट। अट्रैक्टिव का मतलब आपको पता है आकर्षित होता है। रिलायबल का मतलब उचित होता है। डिस्ट्यूस होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। यूनिफॉर्म होता है कि एक ही फॉर्म में रहना। तो यहां पर इसके लिए ये इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन द गिवन सेंटेंस। हमें ये गलत स्पेलिंग है और इसको ठीक करके बतानी है हमें, इसमें से कौन सा होगा। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। गिवन सेंटेंस, द सर्जेंट ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ चेंजेस सून एज ही वाज गिवन चार्ज। अब इसका जो होता है ये होता है सार्जेंट। सार्जेंट का मतलब क्या होता है, जो थल सेना होती है हमारी, उसका जो सबसे लोअर जो मतलब सोल्जर्स होता है, अधिकारी होता है, उसको हम सार्जेंट कहते हैं। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। द गिवन सेंटेंस द कंटेन द एरर, द ऑप्शन द करेक्टली रेक्टिफाई द एरर। The boy told his mother that he saw the most all giraffe at the zoo. The boy told his mother that he was saw the tallest giraffe at the zoo। इसमें हमें बताना है कि ये जनरली किसके अंदर है एरर जो है। तो यहाँ पर ये पूरा एक ही सेंटेंस है। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ। यहाँ ये पहला वाला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टॉलेस्ट क्यों आया? क्योंकि अगर आपको एडजेक्टिव का रूल पता हो तो एडजेक्टिव की कुछ डिग्रीज होती हैं जो आपको प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है वो टॉलेस्ट रखा गया है। द बॉय, सेकंड में एक बार हम पढ़ लेते हैं। द बॉय टोल्ड हिज मदर ही सॉ द टॉलर। टॉलर कभी भी नहीं आता, टॉलर होता है थर्ड डिग्री होती है जनरली। तो हमारे पास जो डिग्री लगेगी वो टॉलेस्ट लगेगी, ठीक है। थर्ड मतलब सेकंड डिग्री लगेगी, थर्ड डिग्री हमारी नहीं लगेगी। तो इसका जो आंसर नंबर फर्स्ट है वो इसका प्रॉपरली ठीक रहेगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा है, इसमें हमें बताना है इडियम्स के अंदर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन इडियम्स कॉल द शॉट्स। अब ये कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है कि मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल होना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मीनिंग हम अप्रोप्रिएट करेंगे। टू बी अ फॉलोअर दैट मेक लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा। टू बी इन अ पोजिशन टू मेक डिसीजन दैट द इन्फ्लुएंस द सिचुएशन, ये बेस्ट है इसके लिए, ये बिल्कुल ठीक होगा। टू बी अ पावरलेस पोजिशन, ये नहीं होगा। और टू बी अ न्यूट्रल पोजिशन नहीं।
मतलब ऐसी पोजीशन जहां आप पूरी तरीके से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज द कॉल द शॉट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा भी देता हूं कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट पे आपका पूरा पूरा होल्ड है, तो दैट यू मेक अ प्रोजेक्ट व्हेन कॉल द शॉट्स। आपने प्रोजेक्ट बनाया है, इस वजह से दैट्स आए आपका उस पर पूरा पूरा कंट्रोल रहेगा। अब नेक्स्ट पैसेज जो हमारा होने वाला है, ये कॉम्पिटिशन होने वाला है, फिल इन द ब्लैंक जो इसके अंदर होने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली आप इसको ठीक से पढ़ें, क्योंकि ये 5 मार्क्स का होने वाला है, 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। दैट इवनिंग वी सेट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस मोर। 22 में हमारा वॉचिंग है, राइडिंग है, फॉलोइंग एंड द कोर्टयार्ड के अंदर आप जब बैठे हुए थे तो आगे हम पढ़ते हैं द सन सिंक बिलो। सन क्या रहा था, डूब रहा था, तो आप देख रहे थे। तो यहां पर जो होने वाला है दैट इज वॉचिंग। पहले के अंदर जो रहेगा वो वॉचिंग आएगा। द सिंक बिलो द वेस्टर्न लेस द आई टोल्ड द एलेक्सी व्हाट हैड हैपेंड दैट डे। अब यहां पर फाइनेंस ग्रुप एमेबल एंड द ट्रांसलेटेड। इसका फैंसिएट होगा, रीजन बताता हूं क्यों होगा। फैंसिएट का मतलब होता है कि आप जो देख रहे हो आप उस पर बिलीव भी कर रहे हो, क्योंकि ये इसका कहने का मीनिंग क्या है कि जो उस दिन हुआ वो लगभग उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा उसको बिलीव था। आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल द लिस्टमोर हाउस। अब 24 पे हम अगर आपको ऑफ ऑन असाइड फॉर तो होगा ही नहीं, असाइड भी नहीं होगा। अब ऑफ और ऑन में से हम ऑन लगाएंगे। रीजन बताता हूं क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब किसी चीज के लोकेशन के ऊपर के बारे में बात होती है तो वहां पर ऑन ही आता है। द रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन planting from the windows and the from there the wasted frame. Jonathan Blake the glazing atop the sea. Nothing his boy waiting for him, but it was my। अब 25 पे हम बात कर सकते हैं ड्यूरेबल फैंटेसी स्टो एंड हैबिटेड। फैंटेसी बहुत अच्छा वर्ड रहेगा, क्योंकि आप इमेजिन इसमें देख पा रहे हो कि ये इमेजिन कर रहा है। इट वॉज माई सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड, मतलब वो अपने माइंड में एक इमेज बना रहा था। तो फैंटेसी का मतलब होता है कि आप कुछ इमेजिन कर रहे हो कि हाँ ये आप करना चाहते हो। आगे दे रखा है लाइक द इमेज बर्न ऑन योर आईज व्हेन यू हैव रिज्यूम रस्टेड ब्लॉक एंड स्टेट। स्टार्ट मतलब होता है घूरना, किसी चीज को लगभग देखते रहना। तो यहाँ पर ब्लॉक के बारे में बात तो हो ही नहीं, रस्टेड के बारे में भी नहीं है, रिज्यूम के बारे में बात नहीं है। तो टू लॉन्ग द सन, वो लगभग काफी लंबे समय से सन को देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था। तो यहाँ पर जो रहेगा वो स्टार्ट रहेगा, मतलब कि देखना, लुक समथिंग द पासिंग फुटप्रिंट द फीचर लॉन्ग गॉन। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का सेशन खत्म होता है। ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आने वाले आपके जितने भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये मैं आपको डे बाय डे इस पे समझाता रहूंगा।